डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बांकीपुर और दतिया में बीजेपी की हार के बाद मुलाकातों का दौर। पीएम मोदी की नीतीश कुमार से हुई मुलाकात। जेडीयू ने कहा अगर नीतीश कुमार होते तो बांकीपुर नहीं हारती बीजेपी। वहीं पीएम मोदी और शिवराज के बीच भी मुलाकात। दतिया में मिली हार पर मंथन की खबर। यूपी का अनुपूरक बजट पेश। विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया करीब 59,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट। सीएम योगी समेत सत्ता पक्ष ने बजट को बताया जनहितैषी। वहीं विपक्ष ने अनुपूरक बजट पर जताई निराशा। समाजवादी पार्टी नेता शिवपाल यादव ने कहा अनुपूरक बजट के नाम पर सरकार ने अपनी नाकामी छिपाने की कोशिश की। जेपीएससी परीक्षा घोटाले में सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा फैसला। उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित करने का निर्देश जारी। जांच कमेटी गठित 1 से 3 महीने में सौंपेगी रिपोर्ट। वहीं छात्र संगठनों ने किया 7 अगस्त को विधानसभा तक मार्च करने का ऐलान। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। बांकीपुर उपचुनाव में हार के बाद मंगलवार को दिल्ली के संसद भवन में पीएम मोदी और पूर्व बिहार के सीएम नीतीश कुमार की मुलाकात हुई। इस मुलाकात में संजय झा भी साथ रहे। जैसे ही मुलाकात की खबर सामने आई, दिल्ली से लेकर बिहार तक की सियासी गलियारों में तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। इस मुलाकात को बांकीपुर सीट पर बीजेपी की हार और जनसुराज के मुखिया पीके की जीत के संबंध में देखा जा रहा है। बता दें कि बांकीपुर बीजेपी के अध्यक्ष बन चुके नितिन नवीन की सीट थी, जो उनके छोड़ने के बाद खाली हुई थी। इसे एक तरह से बीजेपी के लिए बड़ा गढ़ माना जा रहा था, लेकिन लगभग 3 दशकों से यहाँ बीजेपी जीतती रही। लेकिन इस बार की हार ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया है और समीक्षा करने के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया है। ऐसे में जब नीतीश कुमार की पीएम मोदी से मुलाकात की खबर सामने आई तो लोग अनायास ही वहां के डॉट्स कनेक्ट करने पे लग गए। वहीं दतिया विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को मिली हार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ बैठक की। लगभग 45 मिनट चली बैठक मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर बीजेपी की हार को लेकर मंथन होने की बात सामने आई। दरअसल हालिया उपचुनाव में बीजेपी नतीजों ने बीजेपी के लिए चिंता बढ़ाई है। बिहार की बांकीपुर सीट पर जनसुराज के प्रशांत किशोर ने बीजेपी के करीब 3 दशक पुराने गढ़ को ढहा दिया, जबकि मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। इन नतीजों के बाद पार्टी के भीतर समीक्षा का दौर शुरू हो गया है। खबर यूपी से। यूपी में विपक्ष के जोरदार हंगामे और नारेबाजी के बीच योगी आदित्यनाथ सरकार ने साल 2026-27 के लिए अपना अनुपूरक बजट पेश कर दिया। राज्य के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सदन में 59,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का यह बजट रखा। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि यह अनुपूरक बजट प्रदेश के विकास की प्राथमिकताओं, विभिन्न विभागों की तात्कालिक आवश्यकताओं, मांगों के अनुरूप तैयार किया गया है। बजट का एक बड़ा हिस्सा 41,620 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय के लिए आवंटित किया गया है, जो राज्य के बुनियादी ढांचे और दीर्घकालिक विकास योजनाओं को गति देगा। उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में सप्लीमेंट्री बजट पेश होने पर कहा कि सप्लीमेंट्री बजट के जो प्रावधान हैं, विशेष रूप से चल रहे योजनाओं को पूरा करना और वहां जहां आवश्यकता पड़े वहां जनहित के जरूरी काम करवाने हों उसको करवाना। मैं समझता हूं कि ये बजट हमारे विकास की गति को आगे बढ़ाएगा। वहीं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार के अनुपूरक बजट को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो सरकार अपना मूल बजट का 30 से 50% ही खर्च नहीं कर पा रही,
वह अब अनुपूरक बजट के नाम पर अपनी नाकामी छिपाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रभु राम के नाम पर राजनीति करने वाली बीजेपी को रामलला के दरबार में चढ़ावे को लेकर उठ रहे सवालों और कथित गड़बड़ियों के बारे में जवाब देना चाहिए। जब इन मामलों में जवाबदेही तय नहीं हो पाई तो प्रदेश की खजाने की जवाबदेही पर जनता कैसे भरोसा करे। पहले से ही दलीय नेताओं की बैठक और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के तहत जो एजेंडा हाउस का तय किया गया था, उस एजेंडे के तहत जब सदन में विधायी कार्य हो या अनुपूरक बजट से जुड़े हुए प्रस्तावों को एक पर भी विरोधी दल के लोगों ने कोई रुचि नहीं ली, बल्कि अनावश्यक मुद्दों को उठा करके सदन के बहुमूल्य समय को ये लोग नष्ट करना चाहते हैं। अखबार लाते हैं, क्या बजट लाते हैं, 30% तो खर्च नहीं कर पाते हैं। और ये सरकार चंदा चोर, चढ़ावा चोर और बजट चोर, बजट भी नहीं खर्च कर पा रहे। 30% से बजट ज़्यादा खर्च नहीं कर, ये अपनी नाकामी छिपाने के लिए ये बजट लाते हैं, खर्च कर नहीं पाते। हम तो सभी लोगों से हमने सहयोग मांगा है यार। विधानसभा का जो बिजनेस होता है जिस हिसाब से, उसी हिसाब से 17 आहुत किया जाता है। बिजनेस थोड़ा बिजनेस है, 4 दिन का सत्र है। कल विधानसभा में तो निधन का निर्देश होगा और उसके बाद 3 दिन पूरी तरीके से जो परंपरागत तरीके से कार्रवाई है वो संपादित। खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में शिक्षा, पेयजल और धार्मिक पर्यटन से जुड़ी विभिन्न विकास योजनाओं के लिए करीब 150 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री धामी ने वीर चंद्र गढ़वाली उत्तराखंड औद्योगिकी और वानिकी विश्वविद्यालय भरसार के लिए राज्य आकस्मिक निधि से 33 करोड़ 54 लाख रुपए धनराशि स्वीकृत किए जाने का अनुमोदन किया। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से टिहरी गढ़वाल जिले के देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कीर्तिनगर के खोला काडाकोट स्थित डुंडेश्वर महादेव मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए 1 करोड़ 5 लाख रुपए की राशि को मंजूरी दी। पेयजल क्षेत्र में चंपावत जिले के लोहाघाट विकासगढ़ के पाऊ पंपिंग योजना के सुदृढ़ीकरण के लिए 2 करोड़ 69 लाख रुपए और अमृत 2.0 के तहत सहस्त्रधारा पेयजल योजना के लिए 113 करोड़ 15 लाख रुपए स्वीकृत किए। सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं को पूरा होने से बड़ी आबादी को बेहतर और नियमित जल आपूर्ति और सुनिश्चित कराना आसान होगा। साथ ही प्रदेश में आधारभूत सुविधाओं और धार्मिक पर्यटन को भी मजबूती मिलेगी। अगली खबर झारखंड से। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर रांची में छात्रों का अनिश्चितकालीन धरने का आज 11वां दिन है। छात्र संगठनों ने आने वाले 7 अगस्त को विधानसभा तक पैदल मार्च करने का ऐलान किया है। इस बीच जेपीएससी 14वीं प्रारंभिक परीक्षा विवाद पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा फैसला लिया है। हेमंत सोरेन ने उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित करने का निर्देश दिया। उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदीव्य कुमार की अगुवाई में बदलने वाली ये समिति आंदोलन छात्रों से सीधे संवाद करेगी। उच्च स्तरीय जांच कमेटी 1 से 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इधर आंदोलनकारी छात्र परीक्षाओं में कथित धांधली की सीबीआई जांच और आयोग में बड़े प्रशासनिक सुधारों की मांग कर रहे हैं। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी को लेकर छात्रों का आंदोलन मंगलवार को 11वें दिन भी लगातार जारी है। आंदोलन को और तेज करते हुए छात्र संगठनों ने 7 अगस्त को राजधानी रांची में विधानसभा तक पैदल मार्च करने का ऐलान किया है। आंदोलनकारी छात्र परीक्षाओं में धांधली की सीबीआई जांच और परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने राज्य सरकार से आयोग के सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करने की मांग की है। देर रात तक विभिन्न छात्र संगठन
रांची की सड़कों पर नारेबाजी करते देखे गए। इधर मामले की जांच कर रहे सीआईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रांची, धनबाद, हजारीबाग सहित 18 ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने लैपटॉप, एडमिट कार्ड और कई OMR सीट्स बरामद की। वहीं मुख्य आरोपी अभय तिवारी द्वारा कई बड़ी परीक्षाएं पास कराने के दावों की जांच के लिए SIT ने संबंधित परीक्षा एजेंसियों से रिकॉर्ड तलब किए हैं। 14वीं JPSC परीक्षा गड़बड़ी मामले में CID ने पूर्व चेयरमैन L खिंगायते से लगातार चौथी बार 7 घंटे तक लगातार पूछताछ की। उन पर बिना सदस्यों के हस्ताक्षर के रिजल्ट जारी करने और ब्लैक लिस्टेड कंपनी को काम सौंपने का आरोप है। हालांकि CID सूत्रों के अनुसार खिंगायते ने सभी आरोपों से इनकार कर दिया है। उत्तर प्रदेश में मदरसों में दी जाने वाली कामिल यानी स्नातक, फाजिल यानी प्राय स्नातक की डिग्रियों पर पूरी तरह से रोक लगाने की तैयारी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश और UGC नियमों के अनुपालन के तहत लिए जा रहे इस फैसले के बाद राज्य के मदरसों में अब केवल 12वीं तक की पढ़ाई ही हो सकेगी। इसे लेकर भी राजनीति गरमा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के विकास को निरंतरता देने का काम करती रही है। अनुपूरक बजट के माध्यम से भी सरकार अपने अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए और नवाचार नीचे कराए हैं नए वाली सभी नीचे कर लो। सरकार के विकास के कार्यों को पूरा करने का अवसर मिलेगा। सबसे लगातार किसानों को, नौजवानों को, महिलाओं को, गरीबों को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सौगात दी जा रही है और इसी तरह बजट कल्याणकारी लाभकारी योजनाओं का। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मदरसों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनके बयान से प्रदेश की सियासत गर्माती दिख रही है। उन्होंने मदरसों की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए उसे आतंकवाद से जोड़ दिया। आज एक बार फिर उन्होंने अपने बयान को दोहरा दिया। ये वास्तविकता है, सच्चाई है कि मदरसी शिक्षा निश्चित तौर से तमाम जितने भी बड़े से बड़े आतंकवादी चाहे भारत के अंदर हों, आए हमले कराए हों, चाहे दुनिया के अंदर हमले कराए हों, वो मदरसी शिक्षा का ही परिणाम। श्री अखिलेश यादव जी की 2027 में इतनी बुरी स्थिति होने वाली है कि वह सम्मेलन कोई भी कर लें लेकिन साइकिल सैफे ही जाएगी। पहाड़ों की रानी मसूरी में कथित तौर पर मजार हटाए जाने के मामले ने अब सियासी रंग पकड़ लिया है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि संबंधित स्थल वक्फ बोर्ड की संपत्ति नहीं है, लेकिन यह समाज की भावनाओं से जुड़ा विषय है। शादाब शम्स ने अधिकारियों की कार्रवाई में संवेदनशीलता बरतने की सलाह देते हुए कहा कि सही को छेड़ना नहीं, गलत को छोड़ना नहीं की नीति पर काम करना चाहिए। शादाब शम्स ने कहा कि अगर कब्रिस्तान के भीतर मौजूद संरचनाओं पर भी सवाल उठने लगेंगे तो इससे अनावश्यक विवाद खड़े हो सकते हैं। उन्होंने अधिकारियों को सलाह दी कि बेहतर प्रदर्शन या अंग बटोरने की होड़ में ऐसा कोई फैसला न लिया जाए जिससे किसी समुदाय की भावनाएं आहत हों। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री की नीति सही को छेड़ना नहीं, गलत को छोड़ना नहीं का समर्थन करते हुए कहा कि यदि कोई गलती हुई है तो उसे सुधारा जाना चाहिए और गलत कार्यों पर तुरंत अंकुश लगाना चाहिए। तमिलनाडु के नेता प्रतिपक्ष और DMK नेता उदयनिधि स्टालिन को अभिनेत्री त्रिशा पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में मंगलवार को सुबह गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में उनको छोड़ दिया गया। पुलिस ने उनके खिलाफ 6 धाराओं में केस दर्ज किया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए उदयनिधि ने मद्रास हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी। हालांकि उस पर सुनवाई होने से पहले ही पुलिस ने उन्हें डिटेन कर लिया था। तमिलनाडु सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट को बताया कि DMK नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन को पुलिस हिरासत से रिहा कर दिया गया है। राज्य की ओर से पेश एडवोकेट जनरल
विजय नारायण ने अदालत को बताया कि सरकार का स्टालिन को हिरासत में लेने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि केवल महिलाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए हिरासत में लिया गया था। एडवोकेट जनरल ने जस्टिस जी के इलनथिरियन की पीठ से कहा कि उदयनिधि स्टालिन को आज ही स्टेशन से बेल पर रिहा कर दिया गया है। अदालत उदयनिधि स्टालिन की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। स्टालिन ने कावेरी जल विवाद को लेकर तंजावुर में आयोजित एक रैली के दौरान कुछ विशेष टिप्पणियां की। यह टिप्पणी उस समय की गई जब भीड़ का एक हिस्सा त्रिशा त्रिशा के नारे लगा रहा था। आरोप है कि स्टालिन ने इसके जवाब में यौन संकेत वाला बयान दिया। इन टिप्पणियों का सत्तारूढ़ टीवी के और अन्य विपक्षी दलों ने कड़ा विरोध किया और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद उदयनिधि स्टालिन को डिटेन कर लिया गया था। हालांकि देर शाम को उनको छोड़ दिया गया। खबर अब छत्तीसगढ़ से। ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2026 में महिलाओं की 53 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीतकर देश और छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ाने वाली राजनांदगांव की बेटी ज्ञानेश्वरी यादव का आज मुख्यमंत्री निवास में आत्मीय स्वागत और सम्मान किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ज्ञानेश्वरी को उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई देते हुए उन्हें 30 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी और आउट ऑफ टर्न डीएसपी पद पर पदोन्नति की घोषणा कर दी। मुख्यमंत्री ने कहा, यह सम्मान प्रदेश की प्रतिभा, परिश्रम और संकल्प का सम्मान है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि ज्ञानेश्वरी यादव ने अपने पहले ही राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीतकर यह सिद्ध कर दिया कि दृढ़ इच्छाशक्ति, कठोर परिश्रम और अनुशासन के बल पर कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। उन्होंने कहा कि महिलाओं की 53 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में कुल 199 किलोग्राम वजन उठाकर ज्ञानेश्वरी ने न केवल देश के लिए पदक जीता बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित किया। यह उपलब्धि प्रदेश के खेल इतिहास में स्वर्णिम अध्याय में दर्ज होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्लासगो रवाना होने से पहले ज्ञानेश्वरी से मिलने का अवसर मिला था। उस समय उन्होंने उनके उज्जवल प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी थी। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीतने के बाद उन्होंने वीडियो कॉल के माध्यम से भी बधाई दी थी। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार का प्रयास है कि छत्तीसगढ़ के अधिक से अधिक खिलाड़ी ओलंपिक, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में तिरंगा फहराएं और देश विदेश में पूरे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करें। ज्ञानेश्वरी यादव जैसी खिलाड़ियों की उपलब्धियां इस दिशा में नई पीढ़ी का आत्मविश्वास बढ़ाने का कार्य करेंगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ज्ञानेश्वरी भविष्य में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से भारत और छत्तीसगढ़ का नाम विश्व मंच पर एक बार फिर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। आज का ये दिन छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा ही ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण दिन है। हमारे छत्तीसगढ़ की बेटी ज्ञानेश्वरी यादव ग्लासगो से कॉमनवेल्थ गेम वेट लिफ्टिंग में रजत पदक जीतकर आज छत्तीसगढ़ आई हैं। साथ में उनके माता पिता भी आए हैं, तो उनका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। ज्ञानेश्वरी ने अपने माता पिता के नाम के साथ साथ छत्तीसगढ़ का नाम भी रोशन किया है। अब बात उत्तराखंड के रुड़की की, जहां मंगलौर कोतवाली क्षेत्र से 14 साल की दलित नाबालिग को लव जिहाद का शिकार बनाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि सलमान नामक युवक ने नाबालिग को बहला फुसला कर 21 जुलाई को अपने साथ भगा ले गया। पुलिस ने नाबालिग की गुमशुदगी दर्ज कर 1 अगस्त की रात उसे बरामद कर लिया। मेडिकल के बाद नाबालिग को नारी निकेतन भेज दिया गया है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि सलमान ने पहचान छिपाने के लिए हाथ पर ओम का टैटू बनवाया था और महाकाल का कड़ा पहना था। संगठन का दावा है कि सलमान की बहन रिहाना ने दोनों की दोस्ती कराई और भागने में मदद की। संगठन ने सलमान का एक वीडियो भी जारी किया जिसमें वह रिहाना पर सहयोग का आरोप लगा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भरोसा दे रही है।
मंगलौर थाने का ये मामला है। पुलिस ने इसमें गुमशुदगी दर्ज की थी और बच्ची रिकवर हो चुकी है। वो अपने किसी मित्र के साथ थी, उसका मेडिकल हुआ तो ऐसा कोई प्रकरण नहीं आया कि उसके साथ कोई गलत कृत्य हुआ जैसे उसके बयान है। बाकी बच्ची अपने घर शायद नहीं जाना चाह रही थी, तो उसको हमने बाल गृह में भेज रखा हुआ है। सभी पत्रकार बंधु को जय श्री राम। मैं अभी एसपी देहात साहब से मिलने आया था। एसपी देहात साहब से अभी मेरी बात हुई फोन पर, वो किसी हरिद्वार मीटिंग में है। अभी आपने देखा है मंगलौर क्षेत्र में लाठर देवा उनका एक लड़का है सलमान नाम का, जिसने नाबालिग बच्ची को, एक बच्ची है दलित समाज की नाबालिग बच्ची, उसे अपना शिकार बनाया। मैं आपको वीडियो भी दे चुका हूँ। उसके आपने देखा होगा हाथ में शिव भगवान का नाम का उसने डाला हुआ है कड़ा, महाकाल की अंगूठी और हाथ पर ओम खुदवाया हुआ। इसका क्या मतलब है? अब खबर पंजाब के लुधियाना से, जहां एक व्यापारी ने खन्ना के सिटी 1 पुलिस स्टेशन के शौचालय में पेट्रोल डालकर खुद को आग लगा ली, जहां उसकी मौत हो गई। आर्थिक तंगी से जूझ रहे इस व्यापारी को एक धोखेबाज साधु ने गरीबी दूर करने के नाम पर 73,000 रुपये ठग लिए। जब व्यापारी की हालत में सुधार नहीं हुआ तो उसने अपने पैसे वापस मांगे। पैसों को लेकर धोखेबाज साधु से झगड़ा हो गया। व्यापारी ने सिटी 1 पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने व्यापारी और धोखेबाज साधु को पुलिस स्टेशन बुलाया। इसी दौरान व्यापारी शौचालय में घुस गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर उसने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा ली, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस अधिकारियों को घटना की जानकारी मिलते ही इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की। इस घटना ने खन्ना पुलिस की कारगुजारी पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।